और अब मैं आपके सामने उड़ीसा का सर्वे रखने जा रहा हूं। 21 सीटों वाला राज्य है और इन 21 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2019 से बेहतर कर रही है या नहीं। पहले वोट शेयर 41% वोट भाजपा को और बीजेडी को यानी नवीन पटनायक की पार्टी को 45% वोट, तो काफी नजदीक भाजपा पहुंचते हुए बीजेडी के। कांग्रेस पार्टी को 11% वोट, अन्य को 3, 41 भाजपा 45% बीजेडी। और इसको सीटों में आप जरा देखते हैं, 8 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी। इस बार अगर आज चुनाव होते हैं तो उड़ीसा में लोकसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और 13 सीटें बीजू जनता दल को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी वही परिस्थिति है बीजेपी के लिहाज से जो 2019 में थी। कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं, अपनी स्ट्रेंथ पर होल्ड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ओडिशा में आगे भी नहीं बढ़ रहे लेकिन पैर पीछे भी नहीं जा रहे हैं बीजेपी के। पश्चिम बंगाल में जैसा हमने देखा था कि बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत बचाकर रखने में कामयाब हमें होती हुई दिखाई दे रही है। और आपके सामने कंपैरिजन हम रखते हैं तो बीजेपी को कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। बीजू जनता दल को 1 सीट का फायदा है, 12 से वो 13 हो गई, और कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान है। पिछली बार जो 1 सीट थी वो बीजू जनता दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ओडिशा ऐसा राज्य जहां बीजेपी राज्य में बढ़ना भी चाहती है, बीजेपी अपनी स्टेट यूनिट को और मजबूत भी करना चाहती है, लेकिन नवीन पटनायक एक ऐसे नेता हैं जिनका स्वभाव भी ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ बहुत अतिरेक की राजनीति करें या किसी के खिलाफ बहुत खड़े दिखाई दें या किसी से दोस्ताना बहुत ज्यादा रखें, और अपने लिए गुंजाइश हमेशा वो छोड़ करके रखते हैं। इसीलिए वो अभी किसी कैंप के अंदर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ना एनडीए में ना इंडिया अलायंस में। लेकिन उड़ीसा की जो पॉलिटिक्स है उसमें भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है प्रदीप जी? अब लोकसभा के लिहाज से देखें तो वहीं जहां 19 में है। 2 ऐसे स्टेट हैं जहां बीजेपी पके आम के गिरने का इंतजार कर रही है। एक है उड़ीसा और दूसरा है आंध्र प्रदेश। दोनों में उसको उम्मीद है कि जब तक नवीन पटनायक हैं तब तक उसका कुछ नहीं होना है, मतलब नंबर 1 की स्थिति बन ही नहीं सकती। नवीन पटनायक जब तक रहेंगे उनका वर्चस्व रहेगा। जब नवीन पटनायक नहीं होंगे, राजनीति से रिटायर हो जाएंगे, तब की परिस्थिति की तैयारी में बीजेपी है। इसलिए आप देखें कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती है नवीन पटनायक के साथ, और केंद्र और राज्य के संबंध को लेकर भी उनसे संबंध प्रधानमंत्री के अच्छे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट को जो बीजेपी की स्ट्रेंथ बहुत कम होने के बावजूद राज्यसभा में भेज देते हैं। तो इस तरह का रिश्ता उनका दोनों का बना हुआ है, और बीजेडी में कोई नंबर 2 नहीं है, इस पर है बीजेपी की नज़र। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में बीजेपी को इंतज़ार है चंद्रबाबू नायडू के रिटायर होने का। अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे थे लेकिन उनका बेटा जो है वो नेता बन नहीं पाया, लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया है। तो उड़ीसा में बीजेपी की कोशिश यह है कि ये स्थिति जो है नंबर 1 और नंबर 2 की वो बनी रहे, और जब बीजेडी में नवीन पटनायक नहीं होंगे, सक्रिय नहीं होंगे, तब की स्थिति के लिए पहले से तैयार रहे। देखिए, और फिर जो टैली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आपको दिखा रही है। एनडीए 236 पर पहुंचा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। यूपी की बात अभी करना बाकी है। उस जादुई आंकड़े से केवल 36 सीटें पीछे बीजेपी दिखाई दे रही है हमारे सर्वे में, कम से कम अभी तक, क्योंकि यूपी अभी नहीं खुला है। यूनियन टेरिटरीज की जो सीटें हैं वो अभी हमने आपके सामने नहीं रखी हैं। उत्तराखंड की अभी 5 सीटें, उनकी बात होना भी बाकी है, और एनडीए कम से कम आपको अभी काफी आगे दिखाई दे रहा है इंडिया अलायंस से। तो ये तस्वीर बनकर के हमें दिखाई दे रही है। उड़ीसा का हमने सर्वे आपके सामने रख दिया। उसके बाद 111 सीटों का सर्वे अभी मात्र जो है वो और बचा है, जिसमें 80 तो केवल उत्तर प्रदेश की हैं। क्या इंडिकेशन यहां से दिखाई दे रही है आपको हर्षवर्धन जी? देखिए, मुझे तो अब एक जो जरूरी आंकड़ा जानने की इच्छा मन में हो रही है कि यूपी खुलेगा और भाजपा अकेले बहुमत में पहुंच जाएगी। 272 प्लस का जो मैजिक नंबर है वो नंबर खुलेगा, और मैं अकेले कह रहा हूं। ये नंबर जो एनडीए का दिख रहा है 236, ये तो 100% पार जाना है। क्योंकि मैं तो उसी राज्य का हूं, ज्यादातर लोग उसको अच्छे से समझने वाले हैं, सबसे ज्यादा चर्चा में भी है अभी, मोदी योगी की जोड़ी भी है अभी। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर जो एक कहें कि लोगों में आशा भी है, आशा मतलब इंडिया गठजोड़ के लिए ना हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश अभी जिस तरफ जा रहा है उस दिशा में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है।
और वो भारतीय जनता पार्टी को, जिसको हम कहते हैं ना कि मोदी के नाम पर एक ऐसा जनमत जिसमें उन्हें किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं हो, वो एनडीए गठजोड़ जरूर होगा लेकिन ये पार करा देंगे। 272 प्लस यूपी भाजपा को अकेले करा देगा। ठीक है, और उड़ीसा पर आपको क्या कहना है? प्रदीप ने जैसा कहा कि हाँ, बीजेपी कोई खास प्रयास भी ऐसा नहीं है कि कर रही हो, जितना है अपना बचा के रख लिया जाए बस। नहीं, उड़ीसा में प्रदीप जी की जो एनालिसिस है उससे मैं लगभग सहमत हूं। बस एक चीज से सहमत नहीं हूं, प्रयास नहीं कर रही। प्रयास करके थक हार चुकी है। खूब कोशिश किया, खूब वहां जितना संभव था उतना प्रयास किया, लेकिन नवीन पटनायक की एक छवि ऐसी है कि उसके आगे भाजपा के नेताओं का दांव नहीं चल रहा है। वो वहां कोई ऐसी लीडरशिप खड़ी नहीं कर पा रहे हैं जो नवीन पटनायक के सामने खड़ी हो। इसलिए अब उन्होंने यह रास्ता अख्तियार किया है कि ठीक है, हम ये कोशिश करते हैं, हमें लोकसभा में कुछ सीटें मिल जाएंगी और हम प्रतीक्षा करते हैं कि नवीन पटनायक की राजनीति का जब अवसान होगा तो हम वहां विकल्प के तौर पर खड़े दिखेंगे। अच्छा, ऐसा नेता भी देश की राजनीति में अपने आप में वो एक अपवाद ही है जिनके कार्यकाल से कोई जुड़ा कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है, कोई बड़ा घपले घोटाले वाली जैसी कोई बात नहीं, ना वहां से कोई बहुत बड़ी गॉसिप निकल करके सामने आती है। और नवीन पटनायक के रिश्ते जैसे हैं सभी के साथ, कोई उनके बारे में आपको कोई उनको बहुत खराब कहता हुआ नहीं मिलेगा, और एक भले मानस जैसी छवि वो उनकी बनी हुई है देश के सामने। और ओडिशा उनके ऊपर लगातार भरोसा करता आ रहा है। अब तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ज्योति बसु का रिकॉर्ड लंबे समय तक शासन करने का, मुख्यमंत्री रहने का, अभी नवीन पटनायक ने तोड़ा है। तो बीजेपी भी जो है वहां अपना घोड़ा और तेजी से दौड़ा पाने में दिक्कत महसूस कर रही है। जी बिल्कुल, मैं तो उड़ीसा के बारे में कहना चाहता हूं कि बिजू पटनायक ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उनका बेटा भविष्य में इतना बड़ा नेता उस राज्य का बनेगा जिस राज्य में उसको राजनीति का इंटरेस्ट नहीं था बेसिकली। वो तो बहुत बाद में राजनीति करने के उड़ीसा के अंदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बहुत कोशिश की, और उड़ीसा में तो विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव साथ में होते। पिछली बार जब हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 23 सीटें मिली थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की है कि बीजू जनता दल से कुछ नेता टूट के आए। जयंत पांडा लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी, उन्हें वहाँ बहुत सक्रिय किया कि संगठन के लेवल पर वो करे और बीजू जनता दल के अंदर से कुछ बड़े नेताओं को लेके आ सके। हालांकि उसमें वो सफल नहीं हुई, और ग्राउंड स्तर पर बीजू जनता दल का जो जमीनी संपर्क है और नवीन पटनायक की जो छवि है बहुत अच्छी है, और उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। मीडिया से कम बात करते हैं, अपने काम को लेकर काम बोलते हैं, और काम उनका ज़्यादा राज्य के अंदर बोलता है, और राज्य की जनता पे उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो विधानसभा चुनाव में भी वो, मुझे लग रहा है, फिर से अपनी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, और लोकसभा में भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहने वाला है। मैं आपको ब्रेकअप दूंगा कि ये जो 236 हम दिखा रहे हैं, बीजेपी का कितना है और उनके साथियों का कितना है, लेकिन जो भी हो, एक कंफर्टेबल लीड में और कंफर्टेबल बढ़त के साथ आपको इंडिया अलायंस के आगे खड़ी हुई नजर आ रही है एनडीए की टैली, और गैप जो है वो भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। 90 सीटों का गैप कम से कम। भावेश, देखिए, अभी यूपी एक क्रूशियल स्टेट है दोनों के लिए, दोनों वहाँ पे फाइट करेगी, और ये गैप हालांकि मैं तो नहीं बता सकता, मुझे नतीजा पता हो, मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ, छुपा भी नहीं पा रहा हूँ। बता दिया तो सरप्राइज का रहेगा। लेकिन उड़ीसा की बात करते, देखिए उड़ीसा जो एक स्टेट है हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे एक ही टाइम में यदि इलेक्शन हो तो कैसे वहाँ की वोटर विधानसभा के लिए किसी और के लिए वोट करती है और लोकसभा के लिए किसी और के लिए वोट करती है। 2019 में देखिए बीजेपी को 8 सीटें मिली वहाँ पे, और विधानसभा में वहाँ पे वही नवीन पटनायक की क्लीन स्वीप लगभग हुई, पहले से भी ज़्यादा सीट नवीन पटनायक को मिली। लगभग वही स्थिति आज की डेट में वहाँ पे है। जो दोनों पार्टियों का जो कोऑर्डिनेशन है सेंटर में, और जो दोनों पार्टियों का लगभग आप स्टेट में भी देखेंगे वो कोऑर्डिनेशन है वो बरकरार है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं है। यहाँ थोड़ा सा जो और बाइपोलर कंसोलिडेशन है उसके वजह से आप देखेंगे कि कांग्रेस जो एक सीट वहाँ पिछली बार जो जीती थी वो सीट कन्वर्ट होकर बीजेडी को जा रही है। सर, इन नेताओं के ऊपर विपक्ष ने क्या काम नहीं किया या कोशिश नहीं की कि इनको इंडिया के उस अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए? मेरे ख्याल से नीतीश कुमार मिले थे नवीन पटनायक से, और अपनी शुरुआती जब उन्होंने मुख्यमंत्रियों से और छत्रपों से मिलना शुरू किया था तो मिले थे, बातचीत हुई थी, बड़ी रचनात्मक बातचीत हुई। लेकिन नवीन पटनायक ने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हम तय करेंगे हम किधर जाना, जो उनका स्टैंड रहता है। नवीन पटनायक की बारे में बड़ी विचित्र बात है, उन्हें उड़िया नहीं आती, वो अंग्रेजी में बात करते हैं, अब शायद सीख गए हों, और बिल्कुल वो एकदम विदेश में पढ़ते थे, वहाँ से पढ़े। बीजू पटनायक की शैली के नेता भी नहीं है। बीजू पटनायक तो बहुत ही आक्रामक किस्म के नेता थे, और वो तो राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका रहती थी 1989 में, और दोनों उसमें जो है उन्होंने अलायंस में उन्होंने बहुत मदद, काफ़ी भूमिका निभाई। नवीन पटनायक नो नॉनसेंस लीडर हैं, और अभी विदेश नहीं जाते। हाँ, विदेश भी नहीं जाते। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली और पूरे एनसीआर में अधिकतम जितने प्लम्बर हैं वो उड़ीसा से आते हैं।
आप सबको पता होगा। मेरे घर में बहुत सारे प्लम्बर आते हैं, जिससे बात करो वो नवीन बाबू के अलावा दूसरा नाम ही नहीं लेता है। मतलब ये बिल्कुल प्लम्बर का काम तो बिल्कुल एक लेबर का काम है ना, एक टेक्निकल लेबर का। तो आप सोचिए कि निचले तबके के लोग ही ज़्यादातर आते हैं और वो किस तरह से पॉपुलर हैं ये बताते हैं वो लोग। और जितनी उनकी पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स हैं और बड़ा जमीन के स्तर पर बड़ा काम हुआ है उड़ीसा में। हम लोग उड़ीसा को भले एक पिछड़ा राज्य मानते हो यहाँ बैठ के उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहाँ जिस तरह से बताते हैं लोग वहाँ के आने वाले, या आप जाइए तो नवीन पटनायक ने उड़ीसा का काफ़ी काम किए। वो उड़ीसा जो कभी कालाहांडी और उस नाम से जाना जाता था, जिसको अकाल और भूख के नाम से, आज उड़ीसा वैसा राज्य नहीं है पॉलिटिकली स्पीकिंग। लेकिन अगर अब नौबत वो आई तो नवीन पटनायक का झुकाव किस ओर रहने वाला है, या हो सकता है? नौबत अगर मान लीजिए वो आती है तो नवीन पटनायक का झुकाव किस ओर रहेगा, ये निर्भर करेगा कि टैली कैसी होती है। अगर एनडीए को, हालांकि आपके सर्वे के हिसाब से तो एनडीए बहुत कंफर्टेबल है, अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल कल्पना, अगर एनडीए को 10-20 सीटों की जरूरत पड़ती है तो नवीन पटनायक उधर जाएंगे। अच्छा, इसमें जो उनका पूरा उनकी जो इक्वेशन है मोदी जी के साथ, जिस तरह से उनके रिश्ते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कमी पड़ जाए और इधर कुछ बनाने की ज़रूरत हो तो इधर भी आ सकते हैं। फिर वो अपने हिसाब से जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है स्टेट्स के हिसाब से वो करेंगे। नवीन केरल की पटनायक, बात करूं उससे पहले जी, नवीन पटनायक किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं कि कांग्रेस से कोई उनको नाराजगी है या कोई दुश्मनी है, इसलिए कि उनको मालूम है कि जिस दिन कांग्रेस से अलायंस किया या साथ गए, उस दिन उनके वोटर का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ चला जाएगा। इस वजह से कभी वो कांग्रेस के साथ दिखना नहीं चाहते। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो एक रिश्ता जो है कामकाजी रिश्ता प्रधानमंत्री से बनाकर रखा, लेकिन ये कभी दिखाया नहीं कि वो कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं। एक कारण ये है। दूसरा, वो अपनी पार्टी में हर समय जो है वो परिमार्जन करते रहते हैं। जरा भी कहीं असंतोष दिखा, खट से काट दिया, निकाल दिया पार्टी से। और वेलफेयर स्कीम जो है उसके मामले में मुझे लगता है देश में कोई प्रदेश उनके मुकाबले का नहीं है। जिस तरह से वेलफेयर स्कीम्स के बारे में सोचते हैं और जिस तरह से उसको लागू करते हैं, अपने प्रदेश के अलावा कुछ सोचते नहीं, अपने प्रदेश से बाहर जाते नहीं, देश से बाहर तो बिल्कुल ही नहीं जाते हैं। जो ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रहा पढ़ा, वो जो है वो इतने साल से मुख्यमंत्री है, लगभग 25 साल होने जा रहे हैं, तो उसके बावजूद ये कभी उनके मन में नहीं आए छुट्टी मनाने विदेश चले जाएं, या इस तरह का कभी कोई दिमाग में आया नहीं। एक बार शायद इलाज के लिए किसी उस संबंध में गए थे। चलिए ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।